नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा के विषय हैं अनूठी कथा शिल्पी सुभाष पंत, और इस विशेष परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार डॉक्टर विद्या सिंह, लेखक जितेंद्र शर्मा और समालोचक समदर्शी बरतवाल जी। डॉक्टर विद्या सिंह, जितेंद्र शर्मा जी और समदर्शी बरतवाल जी, आप तीनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर विद्या सिंह मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले मैं और हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि जो सुभाष पंत जी की कुल साहित्यिक यात्रा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? सुभाष पंत जी के लिए भले ही यह कहा जाता है कि उन्होंने लिखना देर से शुरू किया जी, और वे स्वयं भी यह स्वीकार करते थे, किंतु सच्चाई तो यह है कि वो विद्यार्थी काल से ही लिखते थे। और 11वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने एक उपन्यास लिखा। यानी एक संवेदनशील वो बच्चा, वो शुरू से ही संवेदनशील थे जी, और निम्न मध्य वर्ग के परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो वो किसी भी तरह से उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते थे जी। तो इसलिए उन्होंने वो उपन्यास लिखा, लेकिन वो संपादकों के पास गया और उसका जो हश्र होना था तो उससे मोह भंग हो गया उनका, और उन्होंने सोचा कि अब मैं नहीं लिखूंगा। किंतु यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना हुई, वो अहमदाबाद जा रहे थे फर्स्ट क्लास के कूपे में ऑफिस के प्रोजेक्ट से, तो खाने के बाद उन्होंने अपना पैकेट उस पर फेंक दिया रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन पर, उस पर प्लेटफॉर्म उधर की साइड फेंक दिया। तो उस पर एक युवती और 2 उसके बच्चे इस तरह से झपटे कि उन्होंने लिखा है कि जैसे कोई मिल्कियत लूट रहे हों। क्या बात है, क्या बात। वो क्षण और उनके भीतर बेचैनी पैदा हुई। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे मैंने उस पर कहानी नहीं लिखी, उस पर कहानी नहीं लिखी क्योंकि उसे मैं हमेशा अपनी प्रेरणा मानता रहा। दूध का स्वाद लिखी जी, वो सन 72 में सारिका में प्रकाश, जो सन 73 में पहली बार गाय का दूध। हाँ, गाय का दूध जी। समांतर कहानी के जो जनक थे कमलेश्वर जी, फिर उसी पंक्ति में आप भी शामिल हुए जी, और आरंभिक उसमें माने जाते। फिर तो इसके बाद उनकी जो लेखनी चली, उनका जो लेखन चला कि अद्भुत कहानियाँ लिखी उन्होंने। 12 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 1 नाटक, विपुल साहित्य रचा उन्होंने, जिसमें उनका पहाड़ चोर कालजयी उपन्यास है। कालजयी उपन्यास निश्चित रूप से पहाड़ चोर पर बड़ी चर्चा भी हुई है। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर विद्या सिंह, ये सुनना बहुत आसान लगता है कि 12 कथा संग्रह, 4 उपन्यास, पर जब हम सुभाष पंत जी को पढ़ते हैं तो उनकी एक कहानी ही आपकी पूरी चेतना को झंझोड़ देती है, और अगर उनके विपुल साहित्य को पढ़ने जाएं तो फिर तो पाठक एक नए रोमांच में होंगे। जितेंद्र शर्मा जी, आपका सुभाष पंत जी से बहुत लंबा साथ रहा है, और आप उन सौभाग्यशाली उनके मित्रों में हैं जो शुरुआती दौर से उनके साथ रहे हैं। अब जबकि इसी महीने की शुरुआत में हमने उनको खो दिया है पंत जी को, ऐसे मौके पर आप उनको किस रूप में याद करना चाहेंगे? वास्तव में मैं सौभाग्यशाली ही मानता हूँ अपने को जी कि सुभाष पंत जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा जी, करीब 55 वर्ष का। 55 वर्ष का। और मैंने लेखन जो है उससे थोड़ा पहले शुरू कर दिया था जी। तो नई कहानियाँ, मेरी कहानी प्रकाशित हुई थी दूध के धब्बे, तो पंत जी इस बात को मानते थे कि वो जूनियर है और मैं सीनियर हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी। क्योंकि जब ये हुआ एक बार कि मेरी किताब घर दर लोग निकली, तो मैंने पंत जी से आग्रह किया, मैंने पंत जी आप इसका भूमिका लिखो जी। पंत जी ने कहा मैं कैसे भूमिका लिख सकता हूँ, आप तो मुझसे सीनियर हैं। अच्छा। अरे मैंने कहा सीनियर की बात नहीं है भाई, आप देश के जाने माने कथाकार हैं और आपकी समझ, और मैं चाहता हूँ कि आप ही लिखें। तो आखिर में उन्होंने मेरा मान रखा जी, और उस पर
भूमिका लिखी जी भूमिका इतने उन्होंने मतलब गहराई से और प्रेम से लिखी, जी क्योंकि वो जो उपन्यास है वो देहरादून के गली मोहल्ले कर्णपुर उलडान वाला उस साइड का जी आबकारी और मंदिर और वहाँ के लोग और बंगाली मोहल्ला सब जी तो उन्होंने बहुत अच्छा उसका भूमिका लिखी। और इस प्रकार से और एक वो है कि जब मेरी दूसरी किताब जो संस्मरण की खिड़की जो है थी वो जी खिड़की वाली वहाँ जो संस्मरण की थी जी तो उसमें होटल में उसका विमोचन था तो पंजी भी थे, जी राजेश सकलानी संचालन कर रहे थे। तो जब उनको बुलाया गया पंजी को बोलने के लिए जी तो वो आए और उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा कि सब लोग चौंक गए और अभी तक लोग उसको कोट करते हैं। जी उन्होंने कहा मैं तो बहुत झूठा आदमी हूँ, मैं सच नहीं बोलता। उनका मतलब ये था कि मैं तो कहानी लेखक हूँ, संस्मरण लेखक नहीं हूँ। ओ संस्मरण में जो है वो तो बिल्कुल सच्चाई ही अभिव्यक्त होती है, क्या बात, उसमें कल्पनाशीलता नहीं होती। जी और उसमें कल्पना का आप पुट डालेंगे तो वो तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, वो बात नहीं रहेगी। जी तो पंच जी की जो कल्पना है, कल्पना शक्ति बहुत ही अद्भुत थी, अद्भुत जी बहुत अद्भुत थी। जी। ये मैंने शब्द प्रयोग किया अद्भुत, दरअसल ये शब्द जो है हमारे पंच जी बहुत इस्तेमाल किया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनका अद्भुत। उनका ये जब कोई रचना उनको पसंद आती तो हमेशा कहते थे अद्भुत अद्भुत। अद्भुत जी। तो ये शब्द जो है वो कहता है कि पंच जी का शब्द है। तो इस किस्म से उनका हमारे तो फिर वहाँ से परिचय हुआ, फिर आत्मीय संबंध हो गए थे, हमारे घरेलू संबंध हो गए थे जी। जिसे कहना चाहिए कि वो देहरादूनी भाषा में, वो भी देहरादून के ही पैदा हुए, बिल्कुल देहरादूनी कल्चर में। जी जो जैसे कि जाड़ों में तोर भात बनता है, जी पल्लर बनता है, तो वो फ़ोन कर देते थे शर्मा जी कि उनकी माँ विशेष तौर से जी। कि भाई माँ कह रही है कि कल आपको आना है, तोर भात बनना है। अच्छा क्या बात है, इस किस्म से आपस में आत्मीयता थी। क्या बात है। उनकी कहानी भी उनको जो है सुनाने का और उस पर प्रतिक्रिया जानने का भी उनको बहुत उत्सुकता रहती थी। खुद भी करते थे, खुद भी टिप्पणी करते थे, खुद टिप्पणी तो बहुत कठोर करते थे। और अपनी कहानी का भी उन्होंने एक कहानी लिखी और हमें फ़ोन कर दिया कि आप मोती महल में आ जाइए। जी और मोती महल होटल, मोती महल होटल जो है ना यहाँ पर न्यू बाजार के सामने। जी जी। तो हम लोग दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने वो कहानी सुनाई। वही कहानी थी कमीज, जो कि बहुत चर्चित हुई, बहुत लंबी कहानी है। और कहानी बहुत अच्छी, उसमें जो है पूरा जैसे पंच जी का नाम कहते हैं भी समानांतर, वो फिर वो समानांतर नहीं, वो वैश्वीकरण में आ गए थे कि किस किस्म से जो है वैश्वीकरण हो रहा है और जो हाथ से काम का करने वाले लोग हैं उनकी पूछ जो है कम होती जा रही है, वो बेकार होते जा रहे हैं। जबकि उनसे मिलने की ऊष्मा और वहाँ जाना और वहाँ खड़े होना, बात करना अलग ही इसकी बात थी। जी तो मेरी कहानी में यही है, अद्भुत कहानी है, अद्भुत कहानी है। जी जी। शर्मा जी, मैंने इसीलिए कहा कि जब हम पंत जी से मिलते थे तो जिन अपने पुराने मित्रों की वो चर्चा करते थे बराबर, उसमें आपको भी कई जगह वो कोट करते थे, इसीलिए मैंने कहा कि उस दौर की उनसे जुड़ी जो बहुत व्यक्तिगत यादें हैं, थोड़ा सा विषयांतर करते हुए समदर्शी बरतवाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संवेदना से उनका बहुत पुराना जुड़ाव रहा है पंत जी का, और इस नाते आप भी उनके बहुत करीबी रहे हैं, बहुत आत्मीय रहे हैं। संवेदना के साथ जो हमारा देहरादून का एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक मंच रहा है, उनकी इस पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? कैसे शुरुआत हुई, कैसे पंत जी उससे जुड़े, और अभी हालिया दौर तक वो लगातार, यानी ये 7 अप्रैल को वो हमारे बीच से गए थे, तब तक वो संवेदना के सदस्य रहे और उससे जुड़े रहे, इस पूरे स्पान को आप कैसे देखते हैं? संवेदना की जब शुरुआत हुई है जी, वो लगभग 1971-72 के आसपास का समय है, 1972 मान सकते हैं। वो इसके संस्थापक सदस्य थे। इनके साथ उस समय सुरेश उनियाल, मनमोहन चड्ढा जी, अवधेश, देशबंधु, नवीन नौटियाल, ये लोगों ने मिल करके संवेदना संस्था को बनाया। उसके पीछे कारण ये था, उस समय यहाँ एक साहित्यिक संस्था थी, साहित्य संसद। ये लोग नौजवान हुआ करते थे
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर के ये सब नौजवान छात्र थे, उदीयमान लेखक थे, तो इनको वहाँ तवज्जो नहीं मिलती थी। अच्छा, साहित्य संसद में बिल्कुल। अच्छा। तो इन्हीं के बीच में से ये बात उठी कि भाई हम अपना जो है कुछ करें, तो वहाँ से संवेदना के स्थापना की नींव पड़ गई। अच्छा। तो ये 6 लोग उसके प्रमुख स्तंभ थे। अच्छा। और तब से समझिए कि इस साल का 7 अप्रैल यहाँ तक की पूरी जर्नी में वो संवेदना के साथ लगातार जुड़े रहे हैं जी। और वो इस तरह से जुड़े रहे कि खुद तो वो ऊर्जावान थे ही, जो साथ में लोग वहाँ पे संवेदना में और लोग जुड़ते जाते थे, चाहे नए लेखक हों चाहे पुराने लेखक हों, उनको प्रोत्साहित करना, उसमें पूरी तरह से सम्मिलित होना, बजाय हतोत्साहित करने के बढ़ावा देना। तो भावुकता वाला पक्ष उनका कम था। अगर कोई चीज़ मार्मिक भी है, दयनीय भी है, दारुण भी है, तो भी उसमें वो संघर्ष को आगे रखते थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सैद्धांतिक पक्ष को वो आगे रखते थे और उसी तरह से वो प्रोत्साहित भी करते थे। तो ये बड़ा भारी उनका संवेदना के साथ योगदान था। आप समझिए कि लगभग 50 साल से ऊपर का संबंध उनका संवेदना के साथ रहा जी। और जब मैं संवेदना में आया जी, तो मेरा लेखन के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य रहा नहीं था जी। ट्रेड यूनियन में हम पर्चे, पुस्तिकाएं ये सब काम करते थे जी। प्रेस नोट ये सब बनाते थे जी। लेकिन साहित्य में हमारी रुचि थी। तो हम वहाँ गए तो हमारा भी उन्होंने उसी गर्मजोशी से स्वागत किया और यहाँ तक स्थिति बनी कि उन्होंने कहा अब संवेदना का जो संयोजन है और संयोजक का जो काम है अब आप लोग संभालिए, और मेरे को भी वो जिम्मेदारी दी। इसमें भी पंजी का बहुत बड़ा योगदान था। क्या बात है, क्या बात। और उनकी जो कहानियाँ हैं संवेदना में रहते रहते हम कह सकते हैं कि निखार में संवेदना पूरी, उसके 10 लोग हों, 20 लोग हों, 30 हों, 40 हों, किसी वक्त पे बहुत सारे, बहुत अधिक संख्या में लोग वहाँ पे होते थे जी। तो एक दूसरे के लिए पूरक का और प्रोत्साहन का काम करते थे, प्रेरणा का काम करते थे जी। तो इस रूप में संवेदना आज जिस मुकाम पे पहुंची है तो उसमें उन संस्थापक सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान है जी। इनमें से कुछ साथी अब हमारे बीच नहीं हैं जी। और पंजी भी अब उनमें से हैं जी। जो अब सशरीर तो नहीं है लेकिन जिस तरह का उनका काम और प्रोत्साहन सुरेश उनियाल जी हैं और सुरेश उनियाल जी अभी हमारे साथ हैं, मनमोहन चड्ढा जी हैं जी। जी। चलिए समदर्शी बरतवाल जी, मैं इसीलिए मैंने कहा कि संवेदना देहरादून का, और कहना चाहिए कि पूरे इस पर्वत प्रांतर का ही एक ऐसा साहित्यिक मंच है जहाँ से कुछ अद्भुत कहानियाँ, अद्भुत कृतियाँ, यहाँ तक कि उपन्यास निकले हैं। और मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि विद्यासागर नौटियाल जी मुझे पहाड़ों से बुला करके तब संवेदना की गोष्ठी में ले जाते थे। तो मुझे लगता था कि यहाँ पर ये एक इस तरह का विद्यालय है जहाँ से कुछ नया लेकर हम जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो पूरे 5 दशक की आपने पूरी यात्रा उनकी बताई जो संवेदना के साथ उनकी हुई। डॉक्टर विद्या सिंह जी, अभी हम ये तो प्राथमिक चर्चा में हमने पंत जी को अलग अलग विविध रूपों में याद किया, उनकी गतिविधियों को। जब हम उनके साहित्य पर आते हैं तो वो कौन से एलिमेंट हैं, कौन से तत्व हैं जो पंत जी की कहानियों को विशिष्ट बनाते हैं, अनूठा बनाते हैं, मौलिक बनाते हैं? कई बार तो ऐसा लगता है कि पंत जी अगर कहीं अपनी कहानी में अपना नाम न लिखें और उनका लिखा हुआ आप पढ़ें तो आप, अगर आप उनके पाठक हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये पंत जी की तरफ से आया है। इस पर आपकी टिप्पणी? जी, बहुत सी बातें हैं उनके अंदर जी जो उनको विशिष्ट बनाती हैं। जी। सबसे पहली बात क्या है कि वो अद्यतन है। उन्होंने निरंतर अपने आप को समय के बरक्स रखा है। बहुत बड़ी बात। इसीलिए यानी उनकी कहानियों का जो रेंज है वो दूध का स्वाद से लेकर के घोड़ा है, और अभी जिस कहानी का जिक्र आपने किया है कमीज वाली या अ स्टिच इन टाइम, उसका सिंगिंग बेल, और एक रतिनाथ का पलंग, रतिनाथ का पलंग वो गजब कहानी है। सीता हसीना के साथ संवाद, रतिनाथ का पलंग, ये मुझे बेइंतहा पसंद है। मैं भी उस कहानी को विशेष पसंद करता हूँ जी। तो उसमें यानी वो जो
मारते हैं ना, जो व्यंग्य के चुटीला व्यंग्य उसके जो अंतर्धारा में बहता है कि 3 बेटियों की शादी हो चुकी है और इसके बाद अब कोई किस्त नहीं जानी है जी। ऋण की सब किस्त बिल्कुल वो है, पूरी तनख्वाह उनके हाथ में आती है और बड़े प्रसन्न आते हैं। पत्नी, फिर वही पत्नी को क्या मालूम है कि भाई आज क्या विशेष बात है, वो तो रोजमर्रा के उसमें सनी हुई है, हाथ में आटा, वो कहते हैं हाथ धो के आओ कि क्या बात है कि आज मैं तुम्हें आज से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि बताओ क्या वो करना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बहुत छोटे छोटे बड़े उम्दा प्रसंग है और सबने पढ़ी है वो कहानी। लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि माँ सोचती है कि आज कुछ षड्यंत्र हो रहा है। माँ सोचती है कि आज कुछ विशेष षड्यंत्र हो रहा है। फिर नीचे से उतर के आती है तो कहती है कि इस चश्मे का इतना नंबर बदल गया है कि अब कुछ दिखता ही नहीं है। तो उसका बेटा कहता है, रतिनाथ कहता है कि तुम्हें मानस के अक्षर दिख जाते हैं और इतना लंबा चौड़ा पलंग नहीं दिख रहा है। तो फिर अगले दिन वो अपना वो करती है और वो सहेलियों से कहती है, उसकी सहेलियों से कहती है कि पूछो आज पलंग आया है, पूछो आज पलंग आया है। तो ये सब जो यानी चुटीलापन आता है उनकी कहानियों में। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो शोषित पात्रों से, वंचित पात्रों से उनकी जो पक्षधरता है, वो चाहे समाज से उठाए गए विषय हो या राजनीति से उठाया गया विषय हो, आर्थिक उस क्षेत्र से उठाया गया विषय हो, वो हमेशा वंचितों के पक्षधर रहे। वंचितों की पक्षधरता में उन्होंने लिखा। घोड़ा कहानी कितनी अद्भुत कहानी है कि वो किशन है, उसे वो बुलाते हैं मालिक, और बहुत लोगों को नहीं बुलाते, बहुत लोगों को छांट देते हैं। तो वहाँ ऑफिस में बड़ा वो मचता है कि भाई ऐसा कैसे होता है, किंतु उसके पीछे एक कारण है कि किशन कैसे उनके निकट जा पाया था। वो सेवकों में से ड्यूटी लगती थी जो सुरक्षा में उसमें लगे थे कि साहब की गाड़ी साफ करने जाना है। एक दिन उसका टर्न आ गया, उसे गाड़ी साफ करने आता नहीं था, लेकिन आज्ञा पालन तो करना ही था। तो वो गया और उछल के गाड़ी कर रहा है। तो उनका जब बच्चा देखता है वो बड़ा आकृष्ट होता है, कहता है कि तुम आदमी हो, यहाँ आदमी हूँ कि तो फिर बंदर जैसी हरकत क्यों कर रहे हो। और वो उसे बड़ा भा जाता है, कहता है घोड़ा बनो। वो घोड़ा बन जाता है, वो उस पर सवारी करता है और इसके बाद अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरे जन्मदिन पर, मेरे बर्थडे में इनको ज़रूर बुलाइएगा। अब इसके बाद वो उपहार के लिए होता है कि 600-700 में तो आएगा, लेकिन गजब का उपहार होगा कि घुड़सवारी बहुत पसंद है बेटे को, तो घुड़सवारी छोटे साहब को बहुत पसंद है, तो उस वैसा ही हम देते हैं कि। तो वो ले आता है, बहुत ज़्यादा खर्च करके ले आता है कि घोड़ा है और उस पर घुड़सवार है, ब्रास का है शायद। और जब लेके आता है तो उपहार पर, और बड़ा यानी किस तरह से उसका मनोविज्ञान दिखाया है कि एक निचले तबके का आदमी और कैसे अपने से इतने सीनियर लोगों से जो उनका सलाम भी नहीं लेते, वो उसके स्वागत में खड़े हैं। तो जाके और फिर क्या होता है, बच्चे की निगाह बाद में एकदम अंत में पड़ती है। कहता है कि तुम कब से आए हो? कि मैं तो कब से आया हूँ यहाँ। तो अपने दोस्तों से कहता है घोड़े की सवारी करोगे? तो क्या संवेदना है। वो अपना घोड़ा बनता है, उस पर बैठाता है और छिले हुए घुटने लेकर घर वापस जाता है। यानी एक बड़े लोगों की नज़र में एक इसीलिए ये सवाल जो आपने जिन कहानियों को उद्धृत किया, पंत जी की, बरथवाल जी और शर्मा जी, अभी मैडम डॉक्टर विद्या सिंह जिन कहानियों को उद्धृत कर रही हैं, पंत जी के समग्र कथा साहित्य को अगर हम देखते हैं तो उसमें इसी तरह से, जो अभी कुछ देर पहले अनौपचारिक बातचीत में बरथवाल जी कह भी रहे थे कि उन्होंने समाज के बिल्कुल वंचित वर्ग से अपने नायक और नायिकाएं उठाई हैं। समाज के बहुत बड़े तबके को उन्होंने अक्सर एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि तुम ही वजह हो कि ये लोग यहाँ हैं। कुछ इस तरह की वॉइस उनकी कहानियों में आती है और बहुत छोटी छोटी बातें वो अपनी कहानियों में जिस इम्पोर्टेंस के साथ लेते हैं, मुझे लगता है यही तत्व है, यही एलिमेंट है जो कहन बहुत अनूठा है। कहन अनूठा है, कहन बहुत अनूठा है। यानी उसकी नकल नहीं की जा सकती, लेकिन पढ़ के उसको
बहुत मन आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता कहानी बहुत उनकी कल्पना शक्ति हाँ, कल्पना शक्ति और भाषा और श्रव वो कमाल का है। कमाल का हाँ, उनका जो है जिसे इसी के बल पे वो छोटी सी बात को लेकर के ऐसा ताना बाना वो बन देंगे। वो शिल्प रचते नहीं हैं, शिल्प रच जाता है, शिल्प रच जाता है। ये बड़ी बात है, इतने स्वाभाविक तरीके से। शर्मा जी, वही आप जो कह रहे हैं कि पंत जी का अपना व्यक्तिगत जीवन भी कुछ उसी इतने सरल, इतने सहज, बहुत सरल मनुष्य को आज के समय में पाना तो अपने आप में। अभी कुछ दिन पहले उनको उत्तराखंड की तरफ उत्तराखंड सरकार से साहित्य गौरव सम्मान मिला, तो मैं उनको जब बधाई देने गया तो उन्होंने बधाई भी नहीं स्वीकार की मेरे से, बड़े अनिच्छुक से कि यार तुम तो बहुत ही बड़े आदमी हो यार, तुमको ये तो यहाँ से डालन वाला कितनी दूर है। तब समझ में आया कि तो कई दिन से गुस्से से तपे हुए हैं और आज इनको मौका मिल गया। फिर मैं वहाँ से निकल लिया चुपके से कि अभी उनसे मिलना ठीक नहीं है। बहरहाल बहुत ही सरल, और उनके अंदर एक बहुत अबोध बच्चा भी होता था कई बार, जिस तरह से जब वो अपने उसमें आते थे। बहरहाल शर्मा जी, थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं आपके पास, क्योंकि मैंने कहा कि आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, बहुत आत्मीय रहे हैं। एक सुभाष पंत वो हैं जो एक कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हम उनको पढ़ते रहे तो लगता है कि बहुत विराट व्यक्तित्व है, और एक उनका बहुत व्यक्तिगत जीवन है। उन दोनों जीवनों के बीच आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाते थे कि आप एक बहुत महान कथाकार को पढ़ भी रहे हैं और उनसे लगातार संवाद भी कर रहे हैं? वो किस तरह का अनुभव था? दरअसल ये है कि उनके हमारे संबंध लेखन से आरंभ हुए थे, फिर वो पारिवारिक और बहुत आत्मीय हो गए थे जी। एक दूसरे के घर आना जाना पारिवारिक हो गए थे, यानी उनके बच्चों से, उनकी माताजी से, हमारे तो इस किस्म से आना जाना रहता था जी। तो उनमें एक सबसे बड़ा गुण मैंने देखा मानवता का है। मानवता के लिए वो सक्रिय रहते थे, अपने मित्रों के लिए भी। पिछले दिनों करीब 6-7 महीने पहले मदन शर्मा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उनको अस्पताल में एडमिट हो गए जी। तो वहीं पर एडमिट रहे, फिर घर आए, फिर जाना पड़ा। तो हम लोग क्योंकि हम उम्र हैं तो पंत जी मुझे फ़ोन करते थे ये सोच के कि मैं उनके घर के पास ही रहता हूँ कि भाई क्या हाल है उनका। तो मैं कहता भाई उनका तो कुछ लग रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कुछ क्या है क्या नहीं। एक दिन उनका फ़ोन आया कि भाई तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेके, उनके शर्मा जी के घर चलते हैं। वो घर आ गए अस्पताल से जी। तो उनका लड़का गाड़ी चला के लाया और हम लोग दोनों गए और मदन शर्मा के यहाँ बैठे जी। एक स्ट्राइकिंग बात यह है कि उन्होंने जाते ही क्या कहा, वही है उनका पहला सेंटेंस उनका था, अरे शर्मा जी आपने तो हमें डरा ही दिया था। अच्छा, क्या बात है। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब पंत जी ने हम सबको डरा दिया, वो चले गए दुनिया से। 2 दिन पहले क्योंकि हम ख़ास तौर से जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपने हम उम्र के लोगों से मिलना बात करना ज़्यादा उनको सहज और आरामदायक लगता है जी। लेकिन एक समस्या हो जाती है कि ज़्यादा चल फिर नहीं सकते जी। तो पंत जी भी ज़्यादा चल फिर नहीं सकते थे, मैं भी नहीं चल फिर सकता था, तो इसलिए करीब करीब रोज़ ही फ़ोन पे बात होती थी। कोई भी उनके मन में भी कोई अगर ग्रंथि है तो वो शेयर कर लेते थे। कहना एक बार उनके मुँह से निकल गया कि अगर मुझे जाना है तो मैं चला ही जाऊँगा, बहुत हो गया। अच्छा, हाँ मुझे जाना ही है तो मैं चले जाऊँगा। खैर मैं मदन शर्मा की बात कर रहा था जी। तो वहाँ उन्होंने शर्मा जी से कहा और फिर बात कैसे सच हुई कि वो वहाँ चले गए। हाँ। तो इस किस्म से उनका आत्मीय भाव रहता था जी। मुझे भी एक बार काफ़ी मतलब मित्र की अगर कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ़ है, हाँ। शारीरिक है या मानसिक है जी। तो मित्र जो है वो उससे शेयर करेगा तभी उस पर विश्वास है, उससे वो शेयर कर लेगा। बिल्कुल। तो हम भी कर लेते थे जी। तो इस उम्र में आके बीमारियां घेर लेती हैं तो मुझे साइटिका हो गया जी। तो मैं गेट तक भी नहीं जा सकता था और मेरे तो खैर शारीरिक परेशानी थी, लेकिन पंत जी को मानसिक परेशानी हो गई। उनको रोज़ फ़ोन आए, कहाँ दिखाया, किसको दिखाया, क्या किया। तो मुझे याद है पहले मैं आता हूँ तो वो लाए और वहाँ पर इधर चक्रवाता रोड पर कोई गली है, वहाँ पर कोई वो नस वस ठीक करता है आदमी। अच्छा। तो वो अपने साथ ले गए और मेरा उसको दिखाया कि
हालांकि उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ जी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो एफर्ट अपनी तरफ से जो एफर्ट करा वो बस कितना सराहनीय है कि वो जो है तो मानवता का जो पक्ष था और मित्रों के लिए, और हमेशा कहते थे कि लेकिन कि भाई आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है जो आपने वो जी जो है आप संस्मरण लिखते हैं जी, लेकिन अब जो संस्मरण उन्होंने लिखे हैं जो लिखे हैं बाद में जी, आजकल कथा देश में उनका लगातार कुछ समय से तो 3 सीरीज तो आई है। 3 सीरीज रह गए हैं, तो उसमें उनके भी संस्मरण में मैं सोच रहा हूँ कि याददाश्त अच्छी थी, लेकिन वो यही कहते थे कि मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है। जी, सुभाष पंत जी का एक जो आपने कहा ये उनके व्यक्तित्व का वास्तव में एक वो था कि जब वो बातचीत, अभी कुछ दिन पहले भी जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो ज़रूर शारीरिक रूप से वो शिथिल हो गए थे उम्र के चलते। 86 साल के हो ही गए थे, तो पूरा कर लिया था, 86 पूरा कर लिया था, तो उस हिसाब से। लेकिन उनके न तो उनके स्वर में कोई प्रभाव था, वैसी उनका जो आवाज़ थी बिल्कुल बुलंद आवाज़ थी, और वही उनके अंदर जो सहजता और एक जो चुलबुलापन पंत जी के अंदर होता था वो आखिरी तक उनका जिंदा आखिर तक सही शब्द। और इसीलिए हम सब ठगे से गए कि ये अचानक कैसे हो गया। 86 साल तो उनके मामले में कोई मसला नहीं बनता था उस सबको देखते हुए। समदर्शी बरथवाल जी, अभी मैडम डॉक्टर विद्या सिंह और जितेंद्र शर्मा जी की बातचीत में जो निकल कर आया सुभाष पंत जी की कहानियों पर, एक बहुत बड़ा पक्ष ये है कि वो बहुत छोटे घटनाक्रम को, बहुत समाज का जो सबसे एक तरह से कहते हैं हाशिए का जो आदमी है, हाँ। उसको बीच में लाकर इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो उनकी कहानियों में कामगार, मेहनतकश, मजदूर, पहाड़ चोर जैसी अद्भुत कृति में वो जिस तरह के कैरेक्टर्स लाते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वो आम आदमी के कथाकार हैं या वो कामगार के कथाकार हैं? उनकी कहानियों में कहीं सत्ता प्रतिष्ठान की चर्चा नहीं आती, वो तो जबरदस्ती एक खलनायक की तरह बीच में आ जाता है इन चरित्रों को पढ़ते हुए। ठीक बात है। पंत जी को समझने के लिए हमें उनके बचपन तक जाना होगा। जब वो नौकरी में आते हैं तो नौकरी से पहले तक की जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर आर्थिक स्थिति है पूरे परिवार की। उसमें उनके लिए पढ़ाई करना, पढ़ाई में आगे बढ़ना और घर की आर्थिक ज़रूरतें पूरी होते रहना, इस सब से वो लगातार जूझते रहे। और यहाँ से जूझते जूझते जब उनके पिताजी के नौकरी पे भी कई बार खतरे आए, कई बार बाहर हो गए, वो सिनेमा में मशीन ऑपरेटर और इस तरह के कामों में थे। सिनेमा बंद हो गया तो आर्थिकी फिर चलनी मुश्किल हो गई। लेकिन पंत जी कभी भावुक नहीं हुए। वो हमेशा संघर्ष करते रहे कि मैंने पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है। होते करते वो जब बीएससी करके और एमएससी भी उन्होंने किया और मैथ से किया, तो एक तरफ आर्थिक स्थिति उनको परेशान करती है उस व्यक्तित्व को। वो दुनिया के निचले तबके को बड़े ध्यान से देख रहा है और वो पढ़ाई करता है पीसीएम से होते हुए, मैथ्स से एमएससी करता है, हिंदी से भी पढ़ाई करते हैं। तो उनकी जो दिमागी बनावट है बहुत ही वैज्ञानिक टेम्परामेंट लिए हुए है। सोच में वो, गुणाभाग में, जटिलता में वो किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है, भावुक बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके अंदर का बच्चा हमेशा मौजूद है। आर्थिकी को जमीन से देख रहे हैं कि किस अर्थव्यवस्था से उठ करके वो आए हैं और उनके चारों तरफ का माहौल वो किस तरह का था, कैसे वो पढ़ पाए वहाँ तक जाते जाते। तो वो उनकी किताबों में, कथाओं में, कहानियों में, उपन्यास में वो हमें झलकता है। भोगा हुआ यथार्थ जो है उसको चुन चुन कर वो किताब में अपने पात्रों के माध्यम से बातों को कहते हैं जी। वो निचले स्तर पे, आर्थिक रूप से निचले स्तर पे काम कर रहे जितने भी लोग हैं, चाहे वो मदारी है, चाहे वो पतंग बनाने वाला है, चाहे वो तांगे वाला है, वो उनका कहानी का हीरो है। और जब सत्ता से टकराते हैं तो खनन की बात करने लगते हैं, गाँव में किस तरह से परेशानी आ रही है, गाँव वालों को क्या परेशानियाँ आ रही हैं, पर्यावरण को क्या परेशानी आ रही है, तो उपन्यास हमारे सामने आता है। बहुत तारीफ होती है उपन्यास की, बिल्कुल, पहाड़ चोर की जी। तो पंत जी के व्यक्तित्व को देखने के लिए ये दो चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो तर्कशील हैं,
वैज्ञानिक है और थे भी, वो प्रोफेशनली जो हैं वो वैज्ञानिक थे। सोचने का ढंग उनका वैज्ञानिक था। जटिल विषयों को भी जब वो कथा में उतारते थे तो ये उनकी खासियत थी। छोटे छोटे वाक्य, सरल वाक्य, लेकिन बहुत मारक प्रभाव लिए, बहुत व्यंग्यात्मक प्रभाव लिए। जी बरथौल जी, आप जिस तरह से अभी पंत जी की इस पक्ष पे, तो उनका अगर हम बात करने जाएं तो मुझे लग रहा है लंबा समय चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी कुछ कम कुछ ज़्यादा लगभग इसी फ्रेम में बुनी हुई नज़र आती हैं जिस फ्रेम की आप चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर विद्या सिंह जी, ये जो सुभाष पंत जी की परंपरा है, अब आज की दौर में जबकि पंत जी इस मंच से दूर हैं, बहुत दूर हैं, जहाँ तक कि हमारा स्वर भी शायद न पहुँचे, उनकी इस परंपरा को बढ़ाने वाले कथा शिल्पियों से आप कितनी उम्मीद करते हैं? मुझे लगता है कि अब जब पंत जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं तो उनकी प्रासंगिकता बहुत दूर तक जाएगी जी, और आने वाले लेखकों को प्रेरित करेगी। अच्छा। यानी जैसे प्रेमचंद के पात्र एक दूसरे रूप में आए हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को उसी रूप में नहीं दोहराता है जी। तो प्रेमचंद के पात्र आप सुभाष पंत की कहानियों में देखते हैं, किंतु अलग ढंग से देखते हैं। इसी तरह से जो सुभाष पंत जी कर गए हैं वो भविष्य का बीज है, और भविष्य में पुष्पित पल्लवित बहुत बड़ी जरूर होगा। आपकी उम्मीदें जानकर हम सब भी हर्षित होते हैं कि पंत जी की। शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी, आप अब उम्र के इस पड़ाव पर हम समझ रहे हैं कि मुझे तो आश्चर्य, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि एक गहरे विषाद में होने के बावजूद आप साहित्यिकी के इस मंच पे आए। आप क्या उम्मीद करते हैं कि पंत जी को आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लेखक किस रूप में याद करें? बहुत संक्षेप में। तो निश्चित रूप से वो एक बड़े कथाकार हैं जी, और याद किए जाएंगे देहरादून ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिंदी जगत में उनका अपना विशिष्ट स्थान है, और विशिष्ट शैली है, और विशिष्ट कथन है, और एक जो जैसे चर्चा हो रही है कि जो बिल्कुल गिरे पड़े समाज में लोग हैं उनके पक्ष में खड़े होते, हमेशा उनके पक्ष में खड़े होते हैं। तो इसमें तो कुछ शक है ही नहीं कि पंछी जो हैं आगे के वो कहते भी थे कि मेरा जो है सब जीवित रहेंगे। क्या बात है! वो कहते थे कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे सब जीवित रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर विद्या सिंह, पंत जी, सुभाष पंत जी अपने आप में इतना विराट उनका साहित्य संसार है कि उस पर अगर चर्चा करने बैठेंगे तो पूरा, मुझे लग रहा है कि पूरा एक सत्र चलाना पड़ेगा, लेकिन कार्यक्रम की अपनी एक समय सीमा होती है। बहरहाल समदर्शी बरथौल जी, जितेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर विद्या सिंह, आप साहित्यिकी के इस मंच पे आए और आप सबके साथ हमने पंत जी को याद किया। सुभाष पंत जी हमारे समय के जो अद्भुत कथा शिल्पी रहे, हमारे दर्शकों को भी मुझे उम्मीद है कि इसके बाद उनकी कहानियों को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आप तीनों महानुभावों का साहित्यिकी के इस मंच पर आने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।